भाषा विचार, पढ़िए और समझिए। सोनाक्षी, तुम्हारी बहन क्या कर रही है? वह पापा की आई चिट्ठी पढ़कर उसका जवाब लिख रही है। ऊपर दिए चित्र में सुनकर, बोलकर, लिखकर और पढ़कर अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। यही माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा। प्राचीन समय में आदिमानव अपने भावों को भली भांति अभिव्यक्त नहीं कर पाता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकलने वाली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए और शब्दों के मेल से भाषा बनी। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्यान देने योग्य, स्वरों व व्यंजनों के अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण हैं। आइए उनके बारे में जानें। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, बांग्ला आदि। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप करने, साक्षात्कार करने, भाषण देने, टेलीफोन पर बातचीत करने, संगीत सुनने, कमेंट्री करने इत्यादि के लिए करते हैं। मौखिक भाषा के प्रयोग में ध्वनियों का सहारा लिया जाता है। लिखित भाषा। जब हम अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों एवं विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। ध्यान देने योग्य, भाषा का लिखित रूप मौखिक भाषा के बहुत समय बाद विकसित हुआ। भाषा के लिखित रूप का विकास मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लिखित भाषा से मनुष्य के लिए अपने ज्ञान व अनुभवों को अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना संभव हो पाया। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि भाषा के लिखित रूप के जीवंत उदाहरण हैं। भाषा के अन्य प्रकार। सांकेतिक भाषा। अपने भावों तथा विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे गूंगे व्यक्ति द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। वह अपने भावों एवं विचारों को इशारों अर्थात संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग सीमित होने के कारण व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं किया जाता। मातृभाषा। वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। इसी भाषा के प्रयोग से बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समझता है। राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह देश के लगभग 70-75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी, रूस की राष्ट्रभाषा रूसी, फ्रांस की राष्ट्रभाषा फ्रेंच आदि। राजभाषा। वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं और अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी,
तमिल और तेलुगु। केंद्रीय स्तर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। मानक भाषा। जब किसी भाषा का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में किया जाता है तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों का प्रभाव भी पड़ने लगता है, जिसके कारण भाषा की एकरूपता समाप्त हो जाती है। भाषा की एकरूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ती है। अतः विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। ध्यान देने योग्य। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे अमानक रूप, मानक रूप, शुद्ध, शुद्ध, गई, गई, अंत, अंत, बंद, बंद, द्वंद्व, द्वंद्व, नए, नए, भमफड़ा, झंडा, संबंध, संबंध, गंदा, गंदा। क्षेत्रीय भाषा। किसी निश्चित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है पर बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली के बारे में यह प्रचलित है कि बोली हर 10 कोस के बाद बदल जाती है। बोली का साहित्य लिखित न होकर मौखिक ही रह जाता है। हर बोली में लोक कथाएं व लोकगीत कहे, सुने व गाए जाते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगधी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी आदि हिंदी की बोलियां हैं। विभिन्न भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, रूसी, जर्मन, उर्दू, फ्रेंच, हिंदी आदि। परंतु भारत ही एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में ओडिया आदि। ध्यान देने योग्य। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अतः भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप मनाया जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। लिपि। लिपि से अभिप्राय है लिखने की विधि। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वे लिपि कहलाते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिह्न लिपि कहलाते। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है, जैसे भाषा लिपि, गुजराती, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, हिंदी, देवनागरी, जर्मन, रोमन, फ्रेंच, रोमन, उर्दू, फारसी, नेपाली, देवनागरी, मराठी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरुमुखी, जापानी, कांजी, बांग्ला, बांग्ला। साहित्य के भेद। प्राचीन काल से ही लोगों के द्वारा अपने ज्ञान और अनुभवों को एकत्र व संचित किया जाता रहा है। संचित किया गया यही ज्ञान साहित्य कहलाता है। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य। साहित्य के दो भेद होते हैं। साहित्य के भेद: गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, लेख, संस्मरण, जीवनी, निबंध आदि को सम्मिलित किया जाता है। कहानी, निबंध, उपन्यास, जीवनी आदि गद्य साहित्य में ही लिखे जाते हैं। पद्य साहित्य छंद में रचा गया साहित्य पद्य साहित्य कहलाता है। सभी प्रकार का काव्य पद्य साहित्य की श्रेणी में आता है। व्याकरण।
व्याकरण नियमों का वह समूह है जिसके द्वारा किसी भाषा के शब्दों, वाक्यों और उनके प्रयोग का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। व्याकरण के माध्यम से यह निर्धारित किया जाता है कि शब्दों का सही प्रयोग कैसे किया जाए ताकि भाषा स्पष्ट और समझने योग्य हो। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, उनके वर्गीकरण तथा लेखन संकेतों के बारे में जानकारी मिलती है। शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, रचना, विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। अब तक हमने सीखा, भाषा मन के भावों व विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। देश के कार्यालयों व राजकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। साहित्य के 2 भेद होते हैं, गद्य तथा पद्य। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है।